परिधि जोशी। यूपी उपचुनाव अपने अपने दांव। जी हां, यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी ने किसी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं दी, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि उपचुनाव की 9 सीटों पर सपा के सभी प्रत्याशी होंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। निषाद पार्टी को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी है। कटेहरी और मंझवा सीट संजय निषाद मांग रहे थे। संजय निषाद की मांग को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। तो यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी आमने सामने है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में अब उतार दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अनुज यादव को करहल से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले बीजेपी ने अखिलेश के जीजा को टिकट दिया है। करहल में बीजेपी ने पेच अब यहां पर फंसा दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को, अनुज यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब यहां पर मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, चूंकि अनुजेश यादव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव की 9 सीटों पर समाजवादी के प्रत्याशी ही होंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी लगातार किया जा रहा है। तो निषाद पार्टी का बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी है। तो कटेहरी और मंझवा सीट संजय निषाद मांग रहे थे, लेकिन संजय निषाद को माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल एक भी सीट नहीं दी है। तो संजय निषाद की मांग को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट है। जी हां, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ पोस्ट किया और एक तस्वीर भी साझा की है। संविधान आरक्षण, संविधान बचाना है, बापू बाबा साहेब के सपनों का देश बनाना है। ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने ये फोटो भी साझा की है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि लगातार इंडिया गठबंधन में कलह देखने को मिल रही थी और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनती हुई इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आई। और अब ये पोस्ट भी अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर एक साझा की है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा कि बापू बाबा साहेब के सपनों का देश बनाना है। और ये तस्वीर आपके सामने है। अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट की गई है, चूंकि चुनावी मैदान में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी अकेले ही है और कांग्रेस की तरफ से एक भी उम्मीदवार उपचुनाव के लिए नहीं उतारा गया है। और इस तस्वीर से यही संदेश अखिलेश यादव देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में एक साथ था, वैसे ही उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आएगा। वहीं करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, उस प्रत्याशी के बारे में आपको बताते हैं कि अनुजेश यादव कौन है। तो अनुजेश यादव कौन है? अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई है। तो संध्या यादव की अनुजेश यादव पति हैं और अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद से जिला पंचायत सदस्य भी अनुजेश यादव रह चुकी हैं। संध्या यादव और उनके पति अनुजेश पहले समाजवादी पार्टी में थे और संध्या यादव समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई है और अब अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अब यहां पर जो ये मुकाबला है, ये मुलायम परिवार के बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये महामुकाबला यहां पर होता हुआ नजर भी आएगा। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से क्या कुछ कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी
हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखिए, अब सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसी बीच राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है बीजेपी से, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से क्या कहा गया सुनिए। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों में से दीपक पटेल का भी नाम है, जिन्हें बीजेपी ने फूलपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 7 साल में डबल इंजन की सरकार मोदी की और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए वो ऐतिहासिक काम हुआ। इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिखती। मेन मुद्दा विकास का था और पिछले आप लोगों भी इसके गवाह होंगे कि पिछले 7 सालों में जो प्रयाग में विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है, वो 70 सालों में नहीं है। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है और 7 उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको बताते चले कि करहल सीट से अनुजेश यादव चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं आपको बताते चले कि कई ऐसी सीटें हैं अभी फिलहाल जहां पर संशय बना हुआ है, लेकिन कुंदर की सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनावी चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। साथ ही लिखा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। तो और कई भी बातों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि यह देश का संविधान है, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए। देशहित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास बनाएगी। और चलिए आपको बताते हैं कि किस विधानसभा से समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी ने किसे चुनावी मैदान में उतारा है। कटेहरी से धर्मराज निषाद को बीजेपी ने उतारा है। अब बात करेंगे मझुआ की, जहां सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने उतारा और ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो मझुआ विधानसभा सीट और ये फूलपुर विधानसभा सीट का है, जहां दीपक पटेल बीजेपी से है, मुस्तफा सिद्दीकी सपा से चुनावी मैदान में यहां पर है। तो अब देखिए, लगातार चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी हैं और सभी की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हर एक सीट पर जीत हासिल की जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास तिवारी मैनपुरी से हैं, आकाश ठाकुर गाजियाबाद से हैं, विक्रम सिंह राठौर लखनऊ से हैं और साथ ही साथ सौरभ मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि इन विधानसभा सीटों पर क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं और जिन्हें चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टियों ने उतारा है उतना कितना दमखम इन विधानसभा सीटों पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे, विक्रम हमारे साथ है। विक्रम, सभी अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
अभी अगर बात करें कुछ और 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी फिलहाल नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर इन 7 सीटों को देखें तो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जातिगत समीकरणों को कहें और स्थानीय मुद्दों पर भी जो व्यक्ति पूरी तरीके से बराबर उतरे उसको लेकर पूरी तरीके से ध्यान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुंदगी से चाहे रामवीर सिंह ठाकुर की बात की जाए, गाजियाबाद से संजीव शर्मा की बात हो, खैर से सुरेंद्र दिलेर की बात हो, करहल जो कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया है अनुजेश यादव की बात हो, फूलपुर से दीपक पटेल की बात हो, कटहरी से धर्मराज निषाद की बात हो और मंझौआ से सुचित्रा मौर्य की बात हो, ये सभी नाम लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर चेक कर रही थी कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पिछड़ों को लेकर और आरक्षण को लेकर, उसको साधने का काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट के द्वारा करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, इसमें अगर पूरी लिस्ट में 7 नाम में देखें तो लगभग सभी लोग हैं। इनमें ठाकुर भी हैं, इनमें ब्राह्मण भी हैं, इनमें पिछड़े लोग भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। पूरी तरीके से जातिगत समीकरण कहा जाए उसको साधने का प्रयास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट के दौरान किया है। अभी तक की 7 प्रत्याशियों का नाम जारी किए गए हैं। 2 की अगर बात की जाए तो कानपुर की सीसामऊ और मीरापुर सीट पर अभी प्रत्याशी जारी नहीं किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि इन्हीं 2 सीटों पर किसी में अभी एनडीए को लेकर जो लगातार सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है उसको लेकर बड़े स्तर पर चर्चा होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा जाए कि अगर ओवरऑल तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से अपनी लिस्ट पर वो काम कर रही थी, जिस तरीके से प्रत्याशियों के आधार पर वो काम कर रही थी, वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में उतारे गए हैं। चाहे जितने भी 7 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 7 का अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक इतिहास लंबा है और साथ ही साथ एक मजबूत स्थिति में अपनी क्षेत्र में काम करते हैं। तो साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और 7 की जो पकड़ है वो अपनी फील्ड में काफी अच्छी है। ठीक है विक्रम, आपके पास लौटेंगे। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, अगर बात की जाए फूलपुर विधानसभा सीट की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिन्हें ध्यान में रखते हुए इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है? साथ ही साथ समीकरण भी बताएं कि इस बार क्या समीकरण यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं? परिषद से पहले आपको बताऊंगा कि फूलपुर विधानसभा सीट से जो है दीपक पटेल को जो है भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ अगर दीपक पटेल की हम राजनीतिक करियर की बात करें तो 2007 में दीपक पटेल 12 से चुनाव लड़े थे और 2012 में दक्षिणा से वो विधायक भी रहे थे, लेकिन 2017 में वो एक बार फिर से चुनाव हार गए थे। तो दीपक पटेल का जो राजनीतिक करियर है वो काफी बड़ा करियर है और साथ ही साथ उनकी माँ यानी कि केसी देवी पटेल जो है वो भी लोग माफ कीजिएगा वो भी जो है फूलपुर लोकसभा सीट से जो है वो सांसद रह चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम दीपक पटेल के करियर की बात करें, राजनीतिक करियर की बात करें तो उनको राजनीति का काफी अनुभव भी है और फूलपुर विधानसभा सीट पर पटेल ज्यादा है। तो पटेलों का जो समीकरण है वो दीपक पटेल को टिकट देकर बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि उनको अब कुर्मी और जो छोटे जातिगत की जो वोट है उनका पूरा सपोर्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, वही अगर बात करें समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। तो सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी में आपको देखने को मिलेगी। अगर दीपक पटेल की बात करें तो दीपक पटेल का राजनीतिक करियर जो है वो काफी लंबा भी रहा है और साथ ही साथ अगर बात करें तो दीपक पटेल 3 बार विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने फूलपुर विधानसभा सीट से दीपक पटेल को मौका दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दीपक पटेल फूलपुर की सीट पर कमल खिला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक भाजपा का इस पर जो है वो कब्जा बना है। जी ठीक है सौरभ, आपके पास वापस लौटेंगे। विक्रम, अगर पूरे राजनीतिक दृश्य को समझना चाहें तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनका ध्यान सभी राजनीतिक पार्टियों ने रखा है, चाहे बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर समाजवादी पार्टी की? देखिए, साफ तौर पर है कि जितनी भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो जारी किए हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरीके से फोकस इस आधार पर किया है कि जिन जिन जगहों पर उनके वोट बैंक ज्यादा हैं तो उसी के आधार पर ही जो प्रत्याशी हैं वो उतारे जाएं। लगातार अखिलेश यादव ने भी बैठकों का सिलसिला चलाया, लगातार जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात की और उसी के आधार के पर उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की। लेकिन बात समझने वाली सबसे बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की
कि एक बड़ी सेंधमारी कहा जाए वोट बैंकों में भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशियों के द्वारा करेगी। जिस तरीके से अगर मैनपुरी की बात करें, करहल सीट की बात करें, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और अभी तक की अगर राजनीतिक गलियारों की चर्चा की बात करें तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि करहल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत चुनाव नहीं लड़ पाएगी। 2022 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ा और मजबूती से उन्होंने जीत हासिल की। और करहल एक सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए कही जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अनुजेश यादव को जो टिकट दी है वो साफ तौर पर करहल में एक बड़ी सेंधमारी है। उनको टिकट देना साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या होगी। वहीं पर जिस तरीके से फूलपुर की हमारे सहयोगी अभी सौरभ जिस तरीके से बात बता रहे थे, उनकी भी पटेल समाज पर एक बड़ी मजबूती है। वहीं पर अगर बात करें गाजियाबाद में संजीव शर्मा की, तो संजीव शर्मा के जिस तरीके से अभी तक की जो समीकरण वहां पर ब्राह्मणों के आधार पर बनते हैं उनमें पूरे सटीक बैठते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कि एक जो सोशल इंजीनियरिंग कही जाती है राजनीतिक भाषा में, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से की है। साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी हमेशा से विकास के आधार पर बात करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी सीटों पर पहले से ही दौरे कर चुके हैं और सरकार और संगठन का पूरा संदेश पहले से दे चुके हैं। तो यानी कि कहा जाए विकास का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा और अब सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत कर दी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि बड़ी टक्कर उपचुनाव में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में हर सीट पर देखने को मिलेगी। ठीक है विक्रम, लौटेंगे आपके पास। विकास का रुख करते हैं, मैनपुरी से हमारे साथ है विकास। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश में है और साथ ही तैयारी भी अब कर ली है। अनुजेश यादव को करहल विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। देखो मैं बता दूं, जिस तरीके से करहल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यादव बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बीजेपी ने जो इतना टाइम लगाया है और नामांकन का जो लास्ट दिन 25 अक्टूबर है कल, तो उससे एक दिन पहले प्रत्याशी का नाम किया है। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो यादव जो वोट अधिक है तो वो जीत हार का अंतर तय करता है। तो इसको लेकर उन्होंने इस तरीके से एक समाजवादी पार्टी परिवार में इस तरीके से सेध लगाया है जो कि उनके ही परिवार के जो धर्मेंद्र यादव हैं उनके बहनोई को यहाँ पर प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं जीत के इरादे से जिस तरीके से वो सोच रहे थे किस तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की जाए, लगातार समाजवादी पार्टी वहां से जीत रही। मैनपुरी की बात की जाए तो लोकसभा सीट भी लगातार समाजवादी पार्टी के पास रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो उनको अंदर एक ये है कि अभी तक भाजपा जो नहीं जीत पाई, भाजपा के जो सोवरन सिंह यादव थे एक समय था तो वो भाजपा से ही थे और उन्होंने यहाँ पर करहल विधानसभा से जीत दर्ज की थी। उसके बाद से अब जब जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो या प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव लगातार कह रहे कि हमें करहल की जनता का प्यार मिलता है, हमारा परिवार है, तो वहां से हमें वोट मिलता है और कोई नहीं हरा पाएगा। वहीं भाजपा ने भी ये इस तरीके से जो उनके परिवार में घुस के जो उन्होंने बाहर किया है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तेज प्रताप के यादव के फूफा जी है वो उनके सामने आएंगे, जो अनुजेश यादव हैं तो अब वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सामने तेज प्रताप यादव है। अब टक्कर कांटे की देखी जा रही है। और अगर वहीं बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी इस बार प्रत्याशी सामने उतारा, कहीं ना कहीं जो साक्य समाज से तो वो भी वोट वहां पे कटेगा। तो कहीं ना कहीं जो यादव वोट है पूरा जो राजनीति है देखी जा रही तो यादव वोट पर देखी जा रही है। जिस तरीके से वो जीत हार का जो अंतर है वो यादव तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी जीतने वाला प्रत्याशी अब सामने लाए हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर करहल विधानसभा सीट पर इस बार जरूर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से हमारे साथ आकाश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। आकाश, गाजियाबाद सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है, संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात फैक्टर्स की करें तो इस विधानसभा सीट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए सही साबित हो सकते हैं और चुनौती भी बन सकती हैं? मैं बात करूं गाजियाबाद की, संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष रहे हैं और लगभग काफी समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस सीट को हॉट सीट भी कहा जाता है क्योंकि जो सिटी मेन सिटी की सीट है यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी जो है प्रियंकर उतारे गए हैं और आपकी से उतारे गए हैं लवली गौतम जी। कहीं ना कहीं अभी सपा से कोई यहाँ नहीं उतारा गया है क्योंकि अभी उसका पंकज जारी है।
जी ठीक है, आपके पास आकाश वापस लौटेंगे। एक बार फिर से सौरभ का रुख करेंगे। फूलपुर विधानसभा सीट का जो समीकरण है समझने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभावी होंगे और बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। अगर सौरभ यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो बीजेपी के सामने आ सकती है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव का आकलन देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जो आकलन बीजेपी ने रखा था, टारगेट रखा था, उससे कई पीछे बीजेपी रही है। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हो सकती है फूलपुर में? बिल्कुल पढ़ी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से लोकसभा का परिणाम बीजेपी चाहती थी, परिणाम बिल्कुल उसके अनुरूप आया। तो अब देखिए, अगर हम 2027 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो उपचुनाव जो है वो बिल्कुल सेमीफाइनल की तरीके देखा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फूलपुर विधानसभा सीट की, तो देखिए जो दीपक पटेल है वो अभी तक यमुना पार से विधायक रहे, लेकिन अब उनको गंगा पार से भी चुनाव लड़ना है। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यमुना पार छोड़कर वो अब गंगा पार आ रहे, क्योंकि अगर फूलपुर की बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट जो है वो गंगा पार लगती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात की, क्या सौरभ ये सेफ सीट मानी जा सकती है बीजेपी के लिए? देखिए 2014 से 2024 तक की अगर हम बात करें तो ये अभी तक भाजपा के पास ही रही है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा पर भी, क्योंकि यमुना पार से गंगा पार शिफ्ट किया गया है दीपक पटेल को। तो दीपक पटेल मतदाताओं को कितना मत लुभाने में कामयाब होंगे, ये उनके ऊपर असर करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती है एक दीपक पटेल के लिए, क्योंकि वहां पर अगर बात करें कुर्मी और पटेल की संख्या ज्यादा है, साथ ही साथ यादवों की संख्या ज्यादा है। अगर वहीं पर हम बात करें समाजवादी पार्टी की बात करें हम, तो समाजवादी पार्टी ने बहुत जो है तगड़ा उतारा है वहां पे मुस्तफा सिद्दीकी को। मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार के विधायक रह चुके हैं, यानी कि अगर हम बात करें 2 बार चुनाव से विधायक रहे हैं वो, और 1 बार प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं। तो कड़ी टक्कर आपको भाजपा और समाजवादी पार्टी में अब देखने को मिलेगी। विधानसभा की अगर हम बात करें सीट पर जो है 4 लाख से ज्यादा वोटर्स है। तो अब देखना पर भी ये दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो बीजेपी के परिणाम आए थे, बीजेपी बिल्कुल भी उससे खुश है। तो खासतौर से यूपी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अब बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा था। और अब उस चुनाव जो है वो 2027 के चुनाव का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल सौरभ, आने वाले 27 का चुनाव है वो भविष्य यहाँ उपचुनाव तय करता हुआ नजर भी आएगा। विक्रम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रम, अगर बात निषाद पार्टी की करें तो अभी फिलहाल कोई भी सीट निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। बातचीत हुई सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन कोई बात बनती हुई यहाँ नजर नहीं आई है। क्या वजह लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से निषाद पार्टी का प्रदर्शन रहा उसके हिसाब से यह फैसला लिया गया है, या फिर अभी गुंजाइश है, क्योंकि 2 सीटों पर अभी ऐलान होना है और प्रत्याशियों का? देखिए 2 सीटों की अगर सबसे पहले बात कर लें तो 2 सीटों में जो मीरापुर सीट है, अभी मीरापुर सीट पहले से ही आरएलडी को दी गई है, यानी कि आरएलडी अपना प्रत्याशी मीरापुर सीट पर उतारेगा। तो ऐसे में अगर बात कही जाए तो सिर्फ 1 सीट बची है कानपुर की सीसामऊ, और वो भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट कही जाती है। तो ऐसी उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही है कि कानपुर की सीट निषाद पार्टी को दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत दबदबा है कानपुर में। और जिस सीट पर जहां चुनाव होना है वहां पर अभी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, सोलंकी विधायक हैं वहां पर, और वो जेल चले गए। उनके जेल जाने के बाद से वो सीट खाली हुई थी। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जब समाजवादी पार्टी के विधायक है, तो ये समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारना होगा। और शायद यही कारण है कि अभी कानपुर में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। और जहां तक रखी है निषाद पार्टी की बात, तो निषाद पार्टी ने लगातार इस बात की मांग की थी कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कटहरी की जो सीट है वो धर्मराज निषाद को ही दी गई है, यानी कि निषाद समाज के ही एक व्यक्ति को दी गई है। तो साफ तौर पर है कि ये संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से जरूर करेगी कि जिस जगह पर संजय निषाद टिकट मांग रहे थे तो निषाद समाज के ही एक व्यक्ति को टिकट दी गई है। लेकिन हाल फिलहाल उनके सिंबल पर, निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। चलिए विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विकास आपका भी, और आकाश साथ ही साथ सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। क्योंकि इन 9 सीटों पर पूरी दारोमदार है इन दोनों पार्टियों का, और दोनों पार्टियां ही इन 9 सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां अपने सहयोगी दलों के साथ इस चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ सबकी नजर थी इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर। लेकिन इसको लेकर भी अब तस्वीर साफ हो गई है।
देर रात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का सपोर्ट करेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस ट्वीट में ये भी कहा है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो इच्छा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। हमारे बीच सीट के बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बस एक ही मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त देश का नारा दे रही थी, लेकिन उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस को सफाया करने में लगी हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो गठबंधन की तस्वीर सामने आई है उपचुनाव के रिजल्ट पर कितना असर डालती है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए सभी राष्ट्रीय